और चर्चा ये है कि पाकिस्तान की आलमी बेइज्जती आखिर क्यों हो रही है। पाकिस्तान खुद इसके लिए जिम्मेदार है जो उसके इस तरह से आलमी सतह पर बेइज्जती हो रही है। सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। शिवम साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जोर का झटका पाकिस्तान को काफी जोर से लग गया। देखिए, ये तो लगना ही था। 1947 से जिस डॉक्यूमेंट पे, जिस चीज़ पर पाकिस्तान हमेशा बात करते आया है, उसको भी पता है। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। और उसको जब भी अमित शाह ने कहा है बिल्कुल क्लियर कि देखिए, जब भी मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूं तो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन की बात करता हूं। आप देखिए, 1947 से और 2014 तक जब बात होती थी इस देश में तो होता था कि हम किस तरह से 370 और 35 से हटाएंगे। आज 2019 में आज हम जब डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन इस बात पे हो रही है कि अब पीओके भी हमारा और अक्साई चीन की भी हमें बात करनी है। तो ये है पॉजिटिव चेंज इस देश में। जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर में अब उनको देखिए, कश्मीर वो सिर्फ उनके लिए एक डेमोग्राफिकल मजबूती नहीं थी। कश्मीर उनके लिए पूरी दुनिया से पैसा लाने का एक जरिया था। जैसा मेरे मित्र ने कहा कि सबसे जाकर सिर्फ, चाहे वो सोशल संगठन हो, चाहे और भी सारी संस्थाएं हो, उनके थ्रू उन्होंने बहुत पैसा वहां से मांगा है। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई। एक और इत्तेफाक वो हमेशा अपने दिल में रखते थे कि इस तरह के मुद्दे पर उनको जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उनसे मदद मिल जाएगी, चाहे चाइना से मदद मिल जाएगी। लेकिन चाइना भी आज कहीं ना कहीं डिफेंसिव हुआ है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया एक $1 बिलियन इकोनॉमी है जिसमें इन्वेस्टमेंट का स्कोप है। तो जाहिर बात है कोई भी अपना एक ऐसा पड़ोसी नहीं खोना चाहेगा। और जहां तक बात पाकिस्तान की है, अभी तक उन्होंने बहुत ढिंढोरा पीटा कि हिंदुस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, हिंदुस्तान हमारे साथ वो कर रहा है। मैं आपको 1992 की एक घटना बताता हूं। बलूचिस्तान में 700 छात्रों को एक जगह इकट्ठा खड़ा करके गोली मार दी गई थी। ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसे कहते हैं। जब हम बात करते हैं अपने कश्मीर की, जब हम बात करते हैं उस श्रीनगर की, जब हम बात करते हैं जम्मू और लद्दाख की, तो वहां पर कभी भी ये चीजें नहीं होती। हमारी सरकार अगर आज बात करती है तो साफ कहती है कि हमें कश्मीरियों के साथ रहना है, उनको समझाना है, उनको इस देश की मुख्य धारा में, डेवलपमेंट में लाना है साथ में। और इस वजह से 370 और 35 से हटाया गया है। अब 14 अगस्त पर आ जाते हैं। 14 अगस्त पर पहली बार इमरान खान साहब आकर कहते हैं कि मैं आपके साथ ईद मनाऊंगा, क्योंकि ये बात तो उनको डर आ गया है इस चीज का कि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट होने वाला है, उस चीज को देखकर जनता अगर पीओके का विद्रोह कर बैठी तो वो कहीं उसको भी ना खो दें। बहरहाल सरकार बिल्कुल इस चीज को लेकर कटिबद्ध है। और 1947 से ही मैं बात करूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से ही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा 370 और 35 को हटाने की मांग करते रहे। और इसके साथ साथ हम इसको मानते हैं कि पीओके हमारा है। तो देखिए, जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स आगे बढ़ेंगी, चीजें बेहतर होंगी। वो दिन अब दूर नहीं है कि जब एक भारतीय को, आम भारतीय को पीओके पर भी अपनी नजर रखनी चाहिए। और सरकार इस चीज को लेकर बिल्कुल कटिबद्ध है कि आने वाले समय में पीओके भी हमारा होगा, क्योंकि वो एक अभिन्न हिस्सा है इस देश का। उसको कोई डिनाई कर नहीं सकता, चाहे वो कागजी तौर पर हो, चाहे किसी भी तरह से। जी, अंबरजादी साहिबा, पाकिस्तान तो इस तरह से गुस्से में अपना ही नुकसान किए जा रहा है। कभी तिजारती रिश्ते ख़त्म कर देता है, कभी कारोबारी रिश्ते ख़त्म कर देता है, कभी ट्रेनें रोक देता है, कभी कुछ कर रहा है। और उसे ये अच्छी तरह से मालूम है कि इस तरह के कदम उठाने से हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को होने वाला। लेकिन क्या पाकिस्तान का गुस्सा इतना हावी है उसकी तमाम चीज़ों पर कि उसे इसके आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा? देखिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ना कोई मुद्दा है। कश्मीर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक ऐसा मुद्दा था जो वो दुनिया भर में उसके ऊपर टिके हुए थे, उसी के ऊपर उनकी पूरी कंट्री चल रही थी, उसी के ऊपर निर्भर थे। तो वो एक मुद्दा उनके पैरों से एक रातों रात किसी ने धीरे से ज़मीन खींच ली और उनको पता भी नहीं चला। तो वो एकदम भौखलाहट तो है। और अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ वो आवाम को खुश रखने के लिए, उनको ये फील कराने के लिए कि भारत कितना क्रूर देश है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। उनका कश्मीर पे क्लेम करने का आधार सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। और क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो उस पर पाकिस्तान का हक होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारा मुस्लिम लैंड है और कश्मीर भी मुस्लिम लैंड है क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी है। जबकि उनका आधार बिल्कुल एकदम गलत है, क्योंकि पाकिस्तान तक ही पूरा एक हिंदू लैंड है। वहाँ पे मुसलमान आए थे और जितने मेजॉरिटी वहाँ पे पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी कन्वर्टेड है, कुछ लोग आए थे। तो आप सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ ये ग्राउंड के क्लेम करने का कि स्टेट की आपका क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी कोई किसी पर्टिकुलर धर्म से, तो आप उसके आधार पे आप क्लेम नहीं कर सकते। कश्मीर भारत का का अंग है और वो हमेशा रहेगा, क्लेम नहीं कर सकते। कश्मीर भारत का अंग है और वो हमेशा रहेगा, और इंशाल्लाह पीओके भी जल्दी हमारे पास आएगा। और पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है, जिस तरीके से भारत एक के बाद एक हर चीज को लेकर जो इनके लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करके एक के बाद एक सुपर पावर जो जिस तरीके से बनने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उनको ये अंदाजा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एकदम ग्राउंड था, उनके जो पॉलिटिकल पूरा एक ग्राउंड था उनका, वो एकदम खत्म हो गया है। उनके पास पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ नहीं है। और वो दूसरी तरफ एक वो मलिहा लोधी जी हैं, वो रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रही हैं यूएन में जाके, जबकि वहां पर देखिए किस तरीके से क्रिश्चियंस को, हिंदूज को, शियाज को किस तरीके से मारा जाता है हर साल और हर दिन। और वो पाकिस्तान रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहा है यूएन में जाके, जो अपने ही बाशिंदों को, वहां के लोगों को रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे उनके हिंदू लड़कियों को उठा कर रेप किया जाता है, उनको जबरदस्ती उनका कन्वर्जन होता है, उनकी जबरदस्ती शादियां कराई जाती हैं, शियाज को मारा जाता है उनकी महफिलों में, मजलिसों में हर साल। और किस तरीके से क्वेटा में हम हर साल देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं। वो पाकिस्तान रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहा है हिंदुस्तान में, जबकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं। तो वो इतना बड़ा लेक्चर हिंदुस्तान को ना दें तो ही अच्छा होगा। वो अपने गिरबान में खुद झांक के देखें। मलिहा लोधी जी मलिहा लोधी का आपने जिक्र किया। यूएन में जब वो अपनी बात रख रही थी तो अपने लोगों से उन्होंने मुखालफत भी झेली, वहां पर उस वक्त भी उनकी बेइज्जती की गई, वहां पर पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया। अनिल मिश्रा जी, चाइना ने जंग की बात जो पाकिस्तान की तरफ से कही गई, बात क्या धमकी दी गई कि अब जंग के लिए तैयार रहे हिंदुस्तान, उस पर चीन ने उस पर भी फटकार लगाई है पाकिस्तान को। कश्मीर के मसले पर तो खैर चाइना ने अपना वर्जन साफ कर ही दिया है, लेकिन जब पाकिस्तान को ये मालूम है कि उसका अपना एक दोस्त जो हमेशा से उसके साथ खड़ा रहा है वो भी इस मसले पर उसके साथ नहीं है, इस तरह की बातें कर रहा है चाइना भी कि पाकिस्तान को अब किसी का कोई सहारा ही नहीं बचा लगता है। यूएन ने उसको अलग लताड़ लगा दी है, रशिया ने भी अलग लगा दी है और अब चाइना ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से आने वाली स्टेटमेंट्स, अनिल जी, पाकिस्तान की तरफ से छपने वाली खबरें, पाकिस्तान का मीडिया क्यों इस जिद पर अड़ा हुआ है कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा? आखिर समझ में क्यों नहीं आ रही इनको चीजें? क्या कुछ उम्मीद बाकी है कि इस तरह से चिल्लाने से, शोर मचाने से मसला उनके हक में हो जाएगा? देखिए, दो बातें हैं, इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो ये कि अगर आपका ये प्रश्न है पाकिस्तान इस तरह चिल्ला क्यों रहा है या रोज उटपटांग बयान क्यों दे रहा, हो कुछ नहीं रहा और ना होगा, तो आप जरा इसके उलट जाकर देखिए पाकिस्तान में और बात हो क्या। पाकिस्तान में आर्थिक मुद्दे पर वो क्या बात करें, क्या विकास का, वहां कोई विकास का प्रारूप ही नहीं, कोई ढांचा ही नहीं, तो विकास किस पर, बहस किस पर होगी? आप आए सेकुलरिज्म पर, तो वहां क्या है उस पर वो कैसे बात करेंगे? वहां की सामाजिक परिवेश जो है उनमें आप देखें तो सिंध, बलूचिस्तान जितने भी हो सब अलग अलग बटे हुए, वो खुद ही एक में नहीं है। राजनीतिक पैटर्न पर बात करें तो वहां सेना और आईएसआई के छोड़ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। बनाने कोई इमरान खान हो या कोई पार्टी बना ले, लेकिन सेना और राजनीति, वो आईएसआई, देखिए सच कहा गया है पाकिस्तान पर सेना का और आईएसआई का पूरी तरह से कब्जा है। वो चाहेंगे वही उस देश में होगा। और सेना किसी भी देश की हो, जिसको एक बार खून का, कहते हैं ना शेर को जब हाँ खून का चस्का लग गया तो कोई रोक नहीं पाता। वहां की सेना को सत्ता का, खून का स्वाद मिल गया है पहले दिन से। अब वो किसी राजनीतिक पार्टी को या राजनीतिक व्यक्ति को, जैसा भारत या अन्य देशों में होता है कि देश के विकास उत्थान की बातें हो या सामाजिक परिवेश में एक नई हलचल लाई जाए, तो उस पर कहीं नहीं है। वहां डायरेक्शन पूरा सेना और आईएसआई के द्वारा दिया जाता है। और ये उस पाकिस्तान की आज की डेट की मजबूरी। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, अगर आज इमरान खान बहुत गंभीर होकर, बहुत न्यूट्रल होकर मीटिंग बुलाए भी, तो आप बताएं उनके पास टॉपिक क्या है इसको छोड़कर? वो आज भी नहीं, शुरू से। और मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान सरवाइव ही कर रहा है आजाद होने के बाद से, केवल और केवल भारत के प्रति जहर उगल के। जिस दिन वो भारत के प्रति जहर उगलना बंद कर देगा, उस दिन पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में या तो फिर पाकिस्तान की सेना नष्ट हो जाएगी या तो फिर पाकिस्तान अच्छी खासी उपलब्धि के दौर में आ जाएगा। तो ये तो रहा इसका जवाब। दूसरा मैं बता दूं, जो ये बातें स्थिति सामने आ रही, देखिए इसी को कहा जाता है कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो या बुद्धिमान सरकार हो, संस्था कोई भी हो,
एक जंग पर, एक जंग थी 370 को हटाना। किसी एक मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ाई जाती। जब कोई जंग में कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति जाता है तो उसके चारों, बल्कि आप कहें 360 डिग्री एंगल पर सोचता है कि हम ये करेंगे तो क्या क्या किस किस स्पीड से हो सकता है। उसमें एक सबसे बड़ा परिवेश था, फोर्स के द्वारा हम तैयार लड़ने के लिए, वो सब तो तैयारी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको मोदी सरकार ने सुना, सोचा, समझा, जाना, तब इस मौके पे उठाया था। आज हम आपको हालात बताते हैं। चाइना क्यों आज मेरे साथ खड़ा है? चाइना किसी का भी सगा नहीं है इस वर्ल्ड में शायद। आप हांगकांग के जरा हालात देखिए पिछले साल भर से, और प्रेजेंट टाइम पे हांगकांग में देखिए क्या स्थिति है। चाइना जानता है कि अगर हम जरा सा कुछ आड़ा तिरछा चले किसी देश के खिलाफ तो हांगकांग इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनी। कल तक की न्यूज देखें आप, है ना। तो इस तरह हांगकांग, इधर अक्साई चीन है ही है जो, तो इस तरह भारत के प्रधानमंत्री कहिए या भारत सरकार ने कहिए, चाइना को इस तरह बैलेंस कर लिया। अमेरिका, जो पाकिस्तान को उम्मीद थी, चूंकि अफगानिस्तान का मैटर कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी फोर्स वापस बुला रहा है और वो पाकिस्तान के सरेंडर कर रहा था, तालिबान से आप बात करो, कहीं इस गलतफहमी में पाकिस्तान आ गया था कि शायद अमेरिका भारत के प्रति झुकाव कम करके हमारी तरफ झुकने को तैयार हो गया, लेकिन उसकी ये भी गलतफहमी दूर हो गई। अब उसके बाद आप बसता है जापान, रसिया, इजराइल, तो इनको तो आप समझे ये पहले से ही भारत के कितने अच्छे मित्रों में, और शायद मोदी जी ने ऐसा दोस्ताना संबंध बनाया है, एक उंगली से इशारा कर दे तो बिना हमसे पूछे शायद वहीं से फायर करने लगे। तो ये जो एक समीकरण वर्ल्ड में बनाया गया वो पाकिस्तान को इस वक्त जमीन पर बैठा। सुशील साहब, मिश्रा जी की बात को मैं यहाँ आगे बढ़ाना चाहूंगी कि अभी चाइना और हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा दोनों के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और बहुत मुमकिन है कि चाइना के सदर की और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अक्टूबर में एक मुलाकात हो। वाराणसी में वो मुलाकात होने वाली है और इसकी खबर है पाकिस्तान को भी। हम ये जानना चाहते हैं, जो मिश्रा साहब ने अभी कहा कि चाइना जो असल में किसी का नहीं है, जो असल में एक भेष बनाए हुए था आज तक कि वो पाकिस्तान के भी साथ है, क्योंकि अब तक चाइना के अपने मफाद हल हो रहे थे, अपने मकसद हल हो रहे थे पाकिस्तान का साथ देने से। वो हिंदुस्तान के साथ अब दोस्ती के मोड में है। तो इसको हम आगे समझना चाहते हैं आपके जरिए, कि ताकि हो सकता है कि हिंदुस्तानी मीडिया के जरिए पाकिस्तान की भी समझ में ये बात आ जाए कि चाइना कैसे किसी का नहीं है और अब हिंदुस्तान के साथ आगे रास्ते पर क्यों बढ़ा। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, चाइना एक व्यापारी देश है जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान में बनिया मुल्क है, और चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस भी कंट्री के साथ जुड़े रहते हैं, चाइना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ भी करता है। जहां तक हिंदुस्तान और भारत और चाइना के संबंधों का सवाल है, आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले डोकलाम पर बहुत बड़ा तनाव इशू हो गया था, और वो तनाव इस कदर बढ़ गया था कि चाइना के राष्ट्रपति ने फौजी वर्दी पहनकर सरहद पर आकर अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयास किया था। अगर इसको आर्मी की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये वो हद होती है जब राजा या सेनापति अपने जवानों को ये विश्वास दिलाता है कि आज आर या पार की लड़ाई होगी, या तो हम जीतेंगे या तो हम फिर मरेंगे। और तनाव इस कदर बढ़ गया था कि पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान और चीन के ऊपर थी। लेकिन मैं तारीफ करूंगा हमारे माननीय मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी की कि उनकी डिप्लोमेसी से वो तनाव को, डोकलाम इशू को उन्होंने इतने सरल तरीके से सुलझा लिया कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, एक भी गोली नहीं चली और वो मुद्दा सुलझ गया। तो यहाँ भी इस इशू पर भी, पीओके और अक्साई चीन पर भी मेरा ये मानना है कि भारत सरकार इतनी सक्षम है, उनके पास प्लान है कि वो पीओके और अक्साई चीन का मुद्दा सुलझा लेंगे। दूसरा एक कारण और है कि चाइना और भारत में कभी भी लड़ाई नहीं होगी, कम से कम 21वीं शताब्दी में तो नहीं ही होनी चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में लड़ाइयां होती हैं आर्थिक मोर्चे पर। आप किसी देश की इकोनॉमी को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां से आप कितना डॉलर या फॉरेन करेंसी कमाते हैं, उस आधार पर होता है। कोई भी कंट्री किसी देश की बैरन लैंड पर कब्जा जमा के बैठे नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसमें पैसा खर्च होता है, सैनिक वहां पर आपके रहते हैं, आपको इमदाद देनी पड़ती है, रेगुलर खर्चा होता है। तो ये एक नॉन प्रोडक्टिव खर्चा होता है। चीन, मैंने कहा कि एक बनिया देश है, हिंदुस्तान में बहुत
अरबों डॉलर का वो सामान एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो कि चाइनीज माल का कंजम्पशन करती है। अभी आप देखते हैं कि दिवाली आने वाली है, दिवाली पर अब दुनिया भर के पटाखे, लड़ियाँ और दुनिया भर का सजावटी सामान और बहुत हद तक सस्ता सा इंपोर्टेड सामान हिंदुस्तान के हर घर में दिखाई देता है। मोबाइल, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर हो रहा है मोबाइल का, और ज़्यादातर मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड चाइना में होते हैं। आप अपने चारों तरफ कुछ निगाह घुमाएं, आप पाएंगे कि हर चीज में कहीं ना कहीं चाइना का कंट्रीब्यूशन है। तो चाइना एक इकोनॉमिक पावर है, दे बिलीव इन अर्निंग मनी रादर देन फाइटिंग विद एनीवन। ये है कि दे गो इन द गार्ब ऑफ एक्सेशन, उनको मदद देने के छद्म रूप में जाते हैं, उनको इकोनॉमी को विकास करने के रूप में जाते हैं, और उनको सहायता देने के रूप में जाते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद पैसा कमाना होता है। जब तक उनका मकसद चलता रहता है, वो मकसद को फॉलो करते रहते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। और पाकिस्तान के मामले में भी यही हुआ। पाकिस्तान को उन्होंने तब तक सपोर्ट दे रखा था जब तक उन्हें लग रहा था कि हाँ, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ इक्वेशन बैलेंस करने में हमारा मदद करता रहेगा, कहीं ना कहीं दबाव डालता रहेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शक्तिशाली सरकार है, जिसको अपनी आइडियोलॉजी क्लियर है, जिसकी विदेश नीति क्लियर है, और जिसका पूरी दुनिया में सपोर्ट है, जिसके खिलाफ कोई चू भी आज नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, 370 हट गया, और एक तरह से अगर देखा जाए तो ब्लैकआउट जैसा है वहां पर, और उसमें कोई बीच में बोल नहीं रहा। नहीं तो इतना अगर कहीं भी हो जाता, इसका 1000वां हिस्सा भी हो जाता, तो दुनिया भर के मानवाधिकारवादी संगठन आकर खड़े हो जाते और मानवाधिकारों के हनन की बात करने लगते। लेकिन मेरा सलाम है, हैट्स ऑफ है मोदी जी की विदेश नीति को, मोदी जी की प्लानिंग को, इतनी बड़ी घटना हो गई और कोई चूं तक नहीं। ये टास्क बहुत बड़ा था। एक तो ये कि इस मसले पर वो तमाम मुल्क जो पहले कभी मुदाखलत भी करते रहे थे, इस मामले में दखल अंदाजी भी करते रहे थे, इधर उधर की स्टेटमेंट्स भी आती रहती थी, ह्यूमन राइट्स तंजीमें सामने आ जाया करती थी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काम करती हैं, या फिर यूएन का ही मौक़िफ़ आप ले लीजिए। तो दो चीजें बैलेंस करनी थी हिंदुस्तान को। एक तो ये कि उन तमाम लोगों को अपने फेवर में करना था, और उन्हें ये समझाना था कि किस तरह से आइन के दायरे में रहकर कश्मीर का मसला हमने हल किया है। एक तो ये चीज। दूसरी ये चीज कि चाइना जैसा मुल्क जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है, उसे किस तरह से बताया जाए कि कश्मीर पर जो हिंदुस्तान ने किया वो सही किया, और चाइना का फायदा और नुकसान किस में है। बड़ा टास्क था शिवम साहब। देखिए, बिल्कुल साफ है, जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा कि आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो ये कि आप दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। जिस तरह से चाइना की हालात है, चाइना की जीडीपी का हम 6.7% कंक्लूड, उनके टोटल इकोनॉमी का 6.7% जो व्यापार है वो हिंदुस्तान से होता है, करीब 3.5% यूनाइटेड स्टेट्स से भी होता है। तो आज ये चीज बहुत साफ है। और चाइना एक ऐसा मुल्क है, अगर हम उनकी पूरी स्ट्रैटेजी देखें तो वो सब अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजी बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सारी इकोनॉमिक ग्रोथ के चारों तरफ बनते हैं। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर चाइना सीपैक प्रोजेक्ट कर रहा है, सड़क बना रहा है, तो उससे पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? मेरा ख्याल वहां पर सिर्फ उनको ढाबे खोलने के लिए जगह दी जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बाकी तो सीपेक प्रोजेक्ट में कुछ है ही नहीं, और चंदे के नाम पर कुछ पैसा उनको मिल रहा है। तो एक चीज वहां पर। दूसरी, अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, अभी रिसेंट आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि जब वहां पर इमरान खान साहब गए थे कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहे तो हम इसमें मीडिएशन करना चाहेंगे। उसके 10 मिनट बाद ही वहां के तमाम न्यूज चैनल्स ने, वहां के खुद फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको कंडेम किया और कहा कि करीब जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं करीब 12,500 बार झूठ बोल चुके हैं। तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि इस समय पाकिस्तान को मदद कहीं से भी मिलने वाली नहीं है। उसकी वजह है आपने अपने देश में कितने रिसोर्सेज पैदा किए। आप एक देश की मुखालफत करते रहिए, लेकिन आपकी खुद की विल क्या है, आपकी जीडीपी क्या है। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, आप इसे इस तरह से लें कि अगर हम इंडिया को देखें कि एक सब्जी वाले ने अंबानी से रिश्ता तोड़ लिया, उन्होंने जो भारत से बिजनेस करना बंद किया वो भारत की जीडीपी को कितना हिट करता है? 0.30%। और वहां पर टमाटर 350 रुपए किलो हो गया। उनको समझने की जरूरत है कि थोड़ा ब्रॉड सोचें और अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काम करें। 370 अब हट गया। जहां कल तक बात होती थी कि कश्मीर में क्या होना चाहिए, जो होना था वो हो गया। मेरा ख्याल है अगर वो अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान देंगे तो यहां से थोड़ा बेहतर हो सकता है। और रही बात लड़ाई की, लड़ाई उन्होंने 71 में देखी है जब 75,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर भारतीय सरकार अच्छी नहीं होती तो मेरा ख्याल वो पूरा पाकिस्तान तभी मिल गया होता हिंदुस्तान में। 99 में भी उन्होंने करके देखा है, कोशिश कितनी की थी, धोखे से
से वार करने की उनकी आदत है। और आज तो नरेंद्र मोदी है, उस जमाने में तो हिंदुस्तान को सॉफ्ट हिंदुस्तान कहा जाता, तो आज तो देखिए कैसा हाल है। तो आज तो बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अभी विपिन रावत साहब ने कहा है कि इस तरह की धमकियों के लिए भारतीय सेना 24 घंटे तैयार रहती है। सो इस तरह की बेवकूफियां ना करें। ऊपर से चाइना जो है उनको डांट लगाई है, चाइना ने, यूनाइटेड नेशन ने भी उनको डांट लगाई है कि जाहिर बात है कि द्विपक्षीय मुद्दे पर अगर किसी सरकार ने अपना कोई स्टैंड फर्म किया है तो उसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। खैर अगर उनकी उससे बात करें, 1 साल का अचीवमेंट इमरान खान को दिखाना है, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड देना है जनता को, तो क्या देंगे? अमरजादी साहिबा, जो भी बात शिवम साहब ने कही कि पाकिस्तान को अब ये करना चाहिए, इन मसाइल से अलग हटकर ये सोचना चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को कैसे रिफॉर्म करें। जिस तरह का पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है, जैसा उस मुल्क का मिजाज रहा है, आपको क्या लगता है अब पाकिस्तान क्या करेगा? यूएन से मायूसी हाथ लगी, चाइना ने मायूस कर दिया पाकिस्तान को, अब क्या है उसके पास करने के लिए? देखिए, चाइना के पास इस वक्त जिस वहाँ पे जिस कगार पे पाकिस्तान है, वो अभी भी पाकिस्तान एक स्यूडो वर्ल्ड में जी रहा है। वो अभी भी उनको ख्वाब दिखाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है। अभी भी मुद्दा वहाँ पे मेन सिर्फ और सिर्फ धर्म होता है। अभी भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करते, सोशल रिफॉर्म्स की बात नहीं करते, वहाँ पे एक कंपोजिट ग्रोथ की बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बात होती है। आधार सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे धर्म होता है। तो वो अभी भी धर्म में ही अटके हुए हैं। 72 साल हो गए, आज हिंदुस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है, पाकिस्तान अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी इतनी सोच होती, अभी सिर्फ ऐसे वर्ड्स पे है, या तो वो इधर है या फिर उधर है, या तो उनको सुधरना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अब कोई ऐसा ग्राउंड बचा ही नहीं पाकिस्तान के बाद, क्योंकि जो मेन मुद्दा था उनके पास कश्मीर, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब उनके पास भीख मांगने के लिए कोई कटोरा भी नहीं बचा है। तो किस मुंह से वो किस देश के कौन से कंट्री के पास जाएंगे? और देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो कोई भी देश उसके कोई हिंदुस्तान को कोई नाराज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी औकात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अभी वो, मैं जैसा कि मैंने बोला कि सूडो वर्ल्ड में जीते हैं, तो वो अपनी औकात को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हम क्या हैं। अगर वो अपनी गिरेबान में झांक लें तो अपने आप को करेक्ट करने की, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। खुद को इम्प्रूव करने के बावजूद वो तो करते नहीं है, बाकी वो पड़ोसी के ऊपर आंख लगा के बैठे रहते हैं कि वो लोग इतनी ग्रोथ क्यों कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास हिंदुस्तान का मुद्दा होता है, हिंदुस्तान में क्या पॉलिटिकली हो रहा है, हिंदुस्तान में बॉलीवुड में क्या हो रहा है, उनके जो सेलिब्रिटीज हैं, यूट्यूबर्स हैं, या उनकी हर चीज हिंदुस्तान से चलती है। और वो हिंदुस्तान के से ही निकले, हिंदुस्तान पे ही उनकी राजनीति हुई है। अब तक हिंदुस्तान के नाम पे ही उन्होंने भीख मांगी है, और अब तक वो उसी के नाम पे चलते आए हैं। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। अगर वो अपने आप को आगे डेवलप करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे राजनीति करें। अब धर्म के नाम पर लोगों को वो उल्लू नहीं बना सकते, और उनके पास अब कोई पॉलिटिकल ग्राउंड बचा ही नहीं है। अनिल मिश्रा जी, आइंदा कुछ दिनों में आप पाकिस्तान की किस तरह की तस्वीर देखते हैं? क्या लगता है आपको, पाकिस्तान के पास अब कौन सा रास्ता ऐसा बचा है कि वो सरवाइव करे, मूव करे? नहीं, ये भविष्यवाणी करना तो शायद ठीक ना हो, लेकिन हालात जिस तरह की, स्थितियां जिस तरह की हैं, पाकिस्तान जिस रवैये पे जीता चला आ रहा है। इमरान खान बने थे तो लोगों को काफी उम्मीद थी, पाकिस्तान कोई नहीं, वर्ल्ड के लेवल के लोगों, एक तो स्पोर्ट्समैन थे, तो स्पोर्ट्स स्पिरिट होगी, पढ़े लिखे थे, पूरी दुनिया घूमे टहले थे, जो एक धर्म का, जैसा भी बता रही थी, तो जो एक धर्म का चोला होता है, तो लोगों को उम्मीद थी शायद इससे बाहर कुछ उनकी सोच हो, कुछ विचार हो, और एक थोड़ा सा सामाजिक परिवेश में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। और मैं सच बताऊं, जैसा मैंने रीड किया, हम लोग चूंकि एक पत्रकार हमेशा, तो शुरू में लगा भी ऐसा कि कहीं वो उस दायरे से बाहर निकलकर कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि वहां सरकार की आज तक का रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री कहने को होते हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई चलती नहीं है, क्योंकि और ये गलती वहां की देश की जनता की है। वो जब भी आप देखें वहां बहुमत वाली कोई, आज तक पाकिस्तान 5 साल सरकार नहीं चल रही है। और मिश्रा जी, इमरान खान बार बार ये भी कहते नजर आए कि पहले की सरकारों ने कुछ छोड़ा नहीं है खजाने में, इसलिए बार-बार ये बिल्कुल हकीकत, देखिए ये बात बिल्कुल हकीकत है। खजाने में होता, खजाना तो उन्होंने भीख मांग नहीं, तो मैं ये बताना चाहता, देखिए उनका ये दर्द जब झलका था ना, तभी लोगों को उम्मीद जगी थी। इस तरह के उन्होंने 2-4 स्टेटमेंट बड़े मतलब साफगोई से बयां किए थे, तो लोगों को लगा। और जिस ढंग से 1-2 स्टेप कहीं न कहीं मोदी सरकार से प्रभावित होकर या भारत सरकार से कि ज्यादा तामझाम हमारे काफिले में नहीं होगा,
हमारे घर में नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने चीजों को देश के प्रति समर्पित किया तो लोगों को लगा शायद सोच अच्छी है और हो सकता रही भी हो, लेकिन उनके बंधन वो चारों तरफ समझ में आ रहे हैं। इसका एक ही रास्ता है, जब तक अब पाकिस्तान में एक सामाजिक आंदोलन न होगा, जब तक वहां की जनता नहीं चेतेगी सड़कों पर उतरकर, जब तक वो विकास की एक जिसको कहते हैं ना से ऊपर उठकर विकास, हाँ, आंदोलन, और वो धर्म का जो चोला उन लोग को ओढ़ाया गया या ओढ़ के रखा उन्होंने, उस चोले से ऊपर नहीं निकलेंगे, इस चमकती दुनिया में वो अपनी निगाह नहीं डालेंगे, नजर से नजर नहीं मिलाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान ज्यादा दिन सरवाइव करेगा। आप मुझसे भविष्य पूछ रहे हैं, मैं बता सकता हूं ज्यादा नहीं, 5 साल में, 6 साल में, ये आप लिख लीजिए। अगर यही स्थिति पाकिस्तान रही, ये उनके लिए सबसे बड़ी चोट है। अगर इस चोट से भी न उबरा तो आप देखिएगा पाकिस्तान 3 टुकड़ों में 6 साल के अंदर बढ़ जाएगा, जैसी स्थित परिस्थिति वहां बनी हुई है। और ऐसा ना हो सुशील साहब कि जो जख्म पाकिस्तान को लग गया है और जिस तरह से ये जख्म कुरेदा जा रहा है, कभी यूएन कुरेद देता है उसे, अब चाइना ने फाइनली कुरेद दिया है, एक बड़ा नासूर ना बन जाए, मुल्क के हालात कुछ और ही ना हो जाए अगर सही सिमत में नहीं सोचा तो वहां के हुक्मरानों ने। देखिए, पाकिस्तान इस समय बारूद पर बैठा है। गीता का एक श्लोक है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आप देखें कि पाकिस्तान ने आज तक अपने नागरिकों को दिया क्या है। उनको मदरसों में बम बनाने की तालीम दी जाती है, वो अपनी ही मस्जिदों में जाकर बम फोड़ते हैं, वो अपने ही शिया सुन्नी भाइयों के साथ झगड़ा करते हैं, और पाकिस्तानी सेना रूल कर रही है पाकिस्तान को, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद का प्रोडक्शन किया जाता है और वो पूरी दुनिया में आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया जाता है। आप देखिए, क्या ये महज इत्तेफाक है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी आतंकवाद पैदा होता है, पहले बात तो वो इस्लामिक आतंकवाद बन जाता है, और दूसरा उस इस्लामिक आतंकवाद के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो अब जो पाकिस्तान ने जो बोया है वही काटेगा, क्योंकि आप देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों 1947 में एक ही दिन आजाद हुए थे। हिंदुस्तान कहां पहुंच गया? हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया। हिंदुस्तान के सुई से लेके हवाई जहाज तक, इवन सैटेलाइट तक, वो हम खुद अपने प्रोड्यूस करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमने इतना ज़्यादा फोकस किया है कि हम दुनिया में सबसे सस्ते सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कंट्री बन गए हैं। हमारा स्वदेशी अभियान इस कदर है कि कुछ भी चीज़ आप दुनिया में, यू नेम इट, वी प्रोड्यूस इट इन इंडिया। और पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आज भी दुनिया के माने जाने टेररिस्ट संगठन पैदा किए जाते हैं, टेररिस्ट पैदा किए जाते हैं, और उनको तालीम दी जाती है। और ये तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने खुद डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिसेंट मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ 40 से ज्यादा संगठन अभी तक काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर लगाम लगाने में पाकिस्तानी पुलिस नाकामयाब है, पाकिस्तानी सेना नाकामयाब है, और 4000 से ज्यादा आतंकवादी एक्टिव हैं जो कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने बोया अब वही काटने का समय आ गया है, मगर अभी भी समय है। पाकिस्तान आर्टिकल 370 से कुछ सबक ले लें, कुछ चेत जाएं और अपनी एनर्जी को क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाना शुरू कर दें। जो भी उनके पास रिसोर्सेज है उनको विकास की तरफ लगाना शुरू करें, आम आदमी का सहयोग लें, और सेना के अफसरों के साथ बैठकर वो मीटिंग करें कि समय बदल रहा है, इतिहास करवट ले रहा है, और अपनी ऊर्जा, अपने रिसोर्सेज, अपनी पॉलिटिकल विल पावर को पाकिस्तान के अंदरूनी विकास में वो लगाएं। अमर ज़ैदी साहिबा, इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूं कि पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त किस तरह से मूव करना चाहिए, कैसे अपने हुक्मरानों को चीज के लिए मजबूर करना चाहिए, सुशील साहब आपने एक बात कही, लेकिन जो लोग दहशतगर्दी को या आतंकवाद को अगर इस्लामिक आतंकवाद करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो लोग दरअसल खुद मुसलमान नहीं होते। इस्लाम दरअसल एक ऐसा मजहब है जिसे मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, चाहे उसके लिए वजह मुस्लिम कंट्रीज ही क्यों ना हो, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो ये कहता है कि आप वजू के पानी को भी बर्बाद ना करें, जितने पानी में आप वजू कर सकते हैं उसमें कीजिए। जो पानी नहीं बर्बाद करने दे सकता मजहब, वो खून नहीं बहाने की इजाजत दे सकता। तो जो लोग इस्लाम के साथ आतंकवाद को जोड़ते हैं वो हरगिज खुद भी मुसलमान नहीं है। अमर ज़ैदी साहिबा, पाकिस्तान के अवाम को किस तरह से बेदार होने की जरूरत है, किस तरह से अवेयर होने की जरूरत है कि अब तो बस कीजिए,
क्यों आखिरी सहारा था ये रोजी रोटी का पाकिस्तान का, ये तो अब छीन गया, अब क्या करेंगे लोगों को सर्वाइव कराने? मुमताज जी, मुझे लगता है अब आवाम को धर्म के जो उनके ऊपर चादर उड़ाई गई है, धर्म मुद्दे को धर्म का लबादा उड़ाकर वो उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, इस्लाम खतरे में है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, ये क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हर चीज़ का ग्राउंड वो रिलीजन बना के जिस तरीके से वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, और उसी धर्म के नाम पर उन्होंने 72 सालों से आतंकवाद की फैक्ट्रियां लगाई हुई, इस्लाम के नाम पर वो आतंकवादी प्रोड्यूस करते हैं, और हर आतंकवादी को, बड़े से बड़े आतंकवादियों के सरगना को उन्होंने पनाह दी हुई है। तो अब आवाम को भी ये समझना होगा कि अब वो कब तक धर्म के नाम पर बेवकूफ बनेंगे। वो सरकार से सवाल करें कि हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसको सुधारा जाए, इकोनॉमिक में थोड़ा सा उनके डेवलपमेंट हो, वहाँ पे रोजगार हो, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं, जो लोग थोड़े बहुत उनका इकोनॉमिकल स्टेटस थोड़ा अच्छा होता है वो लोग सब कुछ बेच के बाहर चले जाते हैं, बाकी गरीब लोग वहाँ पर रह जाते हैं। आतंकवादी इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि वो सड़कों तक पे, मेरे कुछ वहाँ पे फ्रेंड्स रहे, उनसे मेरी अक्सर जानकारी, जी आवाम का बेदार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आतंकवादी वहाँ सड़कों पर एक्टिव है, सरगर्म है, क्योंकि उनको शय मिली हुई है, वहाँ पर पनाह मिली हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानान का, आप जुड़े हमारे साथ इन तमाम अहम चर्चाओं में। सही सिमत में हमने कोशिश की है कि इन चर्चाओं को लेकर जाए, और पाकिस्तान जो बिल्कुल ये नहीं समझ रहा था कि उसको किस तरह से पेश आना है, किस मसले पर उसे प्यार की भाषा में समझाया गया, मोहब्बत की जुबान में समझाया गया हिंदुस्तान की जानिब से बार बार, लेकिन वो नहीं समझा। मगर अब जब यूएन ने उसको लताड़ा है, जब खुद उसके पक्के दोस्त चाइना ने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया है, तो बहुत मुमकिन है कि अब पाकिस्तान ये समझ ले कि हिंदुस्तान पहले भी कमजोर नहीं था, सिर्फ सादगी से काम ले रहा था, और अब तो बहुत अच्छे से पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि पुरखों के समझौते को ही इबादत समझ लिया। उनसे भी कह दो अपनी बात पे रहें, मिट्टी नहीं है हम जो पानी में बह जाए, सैलाब से कह दो अपनी औकात में रहे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।